कहते हैं साविद्या या विमुक्तय, मतलब विद्या वो जो हमें बंधनों से आजाद करे। हम्म। पर आजकल दिल्ली में देखिए, कई माँ बाप के लिए तो ये शिक्षा ही एक बंधन सी बन गई है। फीस का बंधन। हाँ, ये बात तो है। हद तो तब हो गई, सुनने में आया कि स्कूलों में फीस के झगड़े निपटाने के लिए बाउंसर बुलाए जा रहे हैं। बाउंसर स्कूलों में? जी हाँ, ये कैसा विरोधाभास है। तो इसी उलझे हुए मसले पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खासकर ये जो दिल्ली का नया स्कूल फीस रेगुलेशन बिल 2025 आया है, इसके संदर्भ में। बिल्कुल, ये मुद्दा बहुत पेचीदा है और काफी टाइम से चल रहा है। सही कह रहे हैं। आज हम इसी पर फोकस करेंगे। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस के इस पूरे जंजाल पर हमारे पास काफी जानकारी है। टीवी 9 भारतवर्ष की एक डिबेट है, अलग-अलग खबरों की रिपोर्ट्स हैं, कुछ लीगल एंगल भी हैं और सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी। अच्छा। तो कोशिश करेंगे समझने की कि भाई ये मसला इतना बिगड़ा क्यों, पेरेंट्स की असली चिंता क्या है, स्कूलों की क्या दलीलें हैं, कानून क्या कहता है और ये जो नया 2025 का बिल आया है, क्या ये वाकई कुछ बदल पाएगा? तो आज का मकसद साफ है, इस पूरे मामले की परतें खोलनी है। पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट और कानून के जानकार, सबके नजरिए को समझना है। हाँ, और फिर देखना है कि ये नया 2025 वाला कानून क्या कहता है, इसमें कितना दम है और क्या मुश्किलें आ सकती हैं इसमें। बिल्कुल। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये झगड़ा असल में शुरू होता है, वो टेंशन जो पेरेंट्स महसूस करते हैं। हाँ, ये तनाव असल में उस एहसास से आता है कि उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। हम्म। जैसा कि एक टीवी डिबेट में भी बात उठी थी कि पेरेंट्स अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए पैसा खर्चने को तैयार हैं, पर उनसे अक्सर ऐसी फीस मांग ली जाती है जो उन्हें लगता है कि या तो गैरकानूनी है या फिर बस मनमानी है। सही बात है। उसी टीवी चर्चा में पेरेंट्स एसोसिएशन की अपराजिता गौतम थी। उन्होंने एक बहुत जरूरी बात कही। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने जोर देकर कहा कि पेरेंट्स फीस देने से मना नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ वो पैसा देने से मना कर रहे हैं जो गैर कानूनी तौर पर मांगा जा रहा है। अच्छा, मतलब जो जायज नहीं है। हाँ, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर सरकार ने फीस 5,000 रुपए तय की है और स्कूल 10% बढ़ोतरी के साथ 5,500 रुपए मांगे, तो पेरेंट्स को ठीक लगता है। वो तो ठीक है। लेकिन अगर स्कूल सीधे 8,000 मांगने लगे, तो पेरेंट्स को फालतू के 2,500 रुपए क्यों दे, जिसका कोई कानूनी आधार ही नहीं है। बिल्कुल, ये बात तो सही है और बात सिर्फ पैसों तक नहीं रहती ना, ये बच्चों के सम्मान तक पहुंच जाती है। हाँ, ये भी मुद्दा उठा था। उसी चर्चा में वकील संजय चड्ढा बता रहे थे कि दिल्ली हाईकोर्ट तक को ये कहना पड़ा कि फीस कम देने पर बच्चों को अलग बिठाना वो तो अमानवीय है। सोचिए, कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है। और ये बाउंसर वाली बात, इसकी तो कोर्ट ने भी निंदा की। ये कोई आज की बात नहीं है, मुझे याद है 2018 में भी इंडियन एक्सप्रेस में खबर थी कि हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि भाई जिन स्कूलों ने बढ़ी हुई फीस वापस नहीं की उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। मतलब ये सालों से चल रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि अदालतें भी मानती हैं कि शिक्षा सिर्फ मुनाफा कमाने का धंधा नहीं बन सकती। ये तो हुई पेरेंट्स की तकलीफ और कानून का नजरिया। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी देखें। स्कूल वाले क्या कहते हैं? फीस बढ़ाने की क्या वजह बताते हैं? हाँ, उनका भी पक्ष है। टीवी 9 की उसी बहस में दिल्ली स्कूल एसोसिएशन के वाईपी पुरंग थे। उन्होंने स्कूलों का पक्ष रखा। क्या कहा उन्होंने? उनका कहना था कि जी स्कूलों के खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है, सुविधाएं देनी है, टीचरों को तनख्वाह देनी है। हाँ, तनख्वाहें तो बढ़ी हैं। खासकर वो 7वें वेतन आयोग के बाद उससे तनख्वाहें काफी बढ़ गई। फिर बिजली पानी के रेट भी कमर्शियल लगते हैं डोमेस्टिक में। अच्छा। ऊपर से ये कभी-कभी सरकार बिना फीस बढ़ाने की इजाजत दिए ही, जैसे सोलर पैनल लगाने का आदेश दे दिया, अब उसका खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, ये भी एक पॉइंट है। उन्होंने ये दलील भी दी कि भाई हर स्कूल एक जैसा नहीं होता। किसी में एसी क्लासरूम है, किसी में टीचर स्टूडेंट रेशियो बेहतर है, किसी का कैंपस बड़ा है, तो जाहिर है उनकी फीस ज्यादा होगी। उनका कहना था कि पेरेंट्स अच्छी सुविधाओं के लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार भी होते हैं। हाँ, उन्होंने एक तुलना भी की थी जो थोड़ी अजीब लगी मुझे। कौन सी? कहा कि जैसे ठेले पर छोले भटूरे सस्ते मिलते हैं और बढ़िया दुकान पर महंगे, और दोनों जगह भीड़ होती है, वैसे ही स्कूलों का है। छोले भटूरे से तुलना? हाँ, अब शिक्षा जैसी चीज की तुलना छोले भटूरे से करना, ये बात शायद कई लोगों को ठीक नहीं लगी होगी। बिल्कुल, और यहीं से वो चिंता शुरू होती है जिसका जिक्र संजय चड्ढा और अपराजिता गौतम दोनों कर रहे थे कि कहीं शिक्षा का पूरी तरह से बाजारीकरण तो नहीं हो रहा है। हाँ, कमर्शलाइजेशन का डर। उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्कूल क्या करते हैं, बिल्डिंग में बनी सुविधाएं जैसे फुटबॉल ग्राउंड है या स्विमिंग पूल, कभी-कभी तो चौथी मंजिल पर बना पूल, चौथी मंजिल पर? हाँ, उसको बाहर के लोगों को किराए पर देकर अलग से पैसा कमाते हैं। स्कूल के अंदर ही कोचिंग सेंटर चलाए जाते हैं अच्छा। और ये सारी कमाई शायद स्कूल के मुख्य खातों में दिखाई भी नहीं जाती। मतलब पारदर्शिता की भारी कमी है।
हाँ, ये पारदर्शिता वाला मुद्दा तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब सरकार ने 1600 से ज्यादा स्कूलों से ऑडिट रिपोर्ट मांगी, तो शुरू में मुश्किल से 600 ने ही दी थी। सिर्फ 600? ये तो बहुत कम है। और एक और चौंकाने वाली बात सामने आई थी ईडब्ल्यूएस सीटों के बारे में। हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की सीटें। उसमें क्या? अपराजिता गौतम ने अपने सर्वे के आधार पर दावा किया कि करीब आधी ईडब्ल्यूएस सीटें तो जैसे गायब हैं। उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं मिल रहा। आधी सीटें गायब? ये कैसे हो सकता है? ये सारी बातें उस मूल भावना के खिलाफ हैं कि भाई शिक्षा मुनाफाखोरी के लिए नहीं है। अदालतें भी बार बार कह चुकी हैं कि स्कूलों को कमर्शियलाइजेशन से बचना चाहिए। सही बात है। और एक बड़ा फर्क ये भी है, जैसा टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया, कि 1973 का जो पुराना कानून था वो असल में सिर्फ करीब 300 स्कूलों पर ही ठीक से लागू हो पाता था। सिर्फ 300 पर? हाँ, जबकि ये नया बिल 2025 का बिल दिल्ली के सभी करीब 1700 प्राइवेट स्कूलों को अपने दायरे में लाने का दावा करता है। ये एक बड़ा बदलाव है अगर लागू हो जाए तो। ये तो साफ है कि पुराने सिस्टम में काफी कमियां थीं। पहले भी कोशिशें हुई, जैसे वो जस्टिस अनिल देव कमेटी बनी थी। हाँ, कमेटी बनी थी। उसकी रिपोर्ट भी आई, लेकिन उस पर अमल बहुत धीमा रहा। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2019 तक स्कूलों को करीब 1100 करोड़ रुपए की नाजायज फीस लौटानी थी। 1100 करोड़। हाँ, पर वो काम भी लटका ही रहा। हमें एक 2014 का सरकारी आदेश भी मिला, जिसमें एडमिशन में देरी की वजह से रिफंड के नियमों में अस्थायी ढील दी गई थी। ये दिखाता है कि कैसे बस काम चलाओ तरीकों से मामला निपटाया जा रहा था। हाँ, और न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में तो पिछली सरकारों पर सीधा आरोप था कि वो बस दिखावटी आदेश निकालती रहीं और एजुकेशन माफिया के आगे या तो लाचार थीं या शायद मिली हुई थीं। ये तो गंभीर आरोप है। न कोई ढंग का ऑडिट, न रिकॉर्ड रखने का सिस्टम, सब कुछ बस जैसे तैसे चल रहा था। तो इसी बिगड़े हुए माहौल में अब ये दिल्ली स्कूल फीस रेगुलेशन बिल 2025 आया है। इसे एक बड़े सुधार की तरह पेश किया जा रहा है। इसमें ऐसा क्या खास है, क्या अलग है? कई अखबारों ने इसके बारे में लिखा है। इसमें कुछ अहम बातें हैं। पहली, पेरेंट्स को ताकत देने की कोशिश है। अच्छा, कैसे? स्कूल लेवल पर जो फीस कमेटी बनेगी, उसमें अगर एक भी पेरेंट मेंबर फीस बढ़ाने पर राजी नहीं होता तो वो उसे वीटो कर सकता है, मतलब रोक सकता है। एक भी पेरेंट? हाँ, डेली जागरण और टाइम्स नाउ की रिपोर्ट्स यही कहती हैं। स्कूल मैनेजमेंट अकेले फैसला नहीं थोप सकता। ये तो सुनने में काफी मजबूत लग रहा है, वीटो पावर। लेकिन क्या ये वाकई काम करेगी? यहीं पर एक पेज है जो शायद आपने भी सोचा होगा। अगर स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट के वीटो को नहीं मानता तो मामला ऊपर की कमेटी में जाएगा। लेकिन वहां अपील करने के लिए कम से कम 15% पेरेंट्स का एक साथ आना जरूरी है। 15%? हाँ, अब सोचिए, बड़े स्कूलों में जहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं, वहां 15% पेरेंट्स को इकट्ठा करना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये तो मुश्किल होगा। तो हो सकता है कि वीटो पावर कागज पर तो दिखे, पर असलियत में बहुत से पेरेंट्स उसका इस्तेमाल ही न कर पाएं। अच्छा, और ये कमेटियां कैसी होंगी? क्या ये जल्दी फैसला कर पाएंगी? बिल में 3 लेवल का सिस्टम बनाया गया है। पहला, स्कूल लेवल कमेटी। इसमें स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर और पेरेंट्स होंगे। पेरेंट्स लॉटरी से चुने जाएंगे और साथ में शिक्षा विभाग के लोग भी। ठीक है। दूसरा, जिला लेवल कमेटी, जिसे डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर हेड करेंगे। और सबसे ऊपर रिवीजन कमेटी। रिवीजन कमेटी? हाँ, इसकी अध्यक्षता डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन करेंगे और इसमें शिक्षाविद, सीए, अकाउंट्स अफसर, स्कूल और पेरेंट्स के प्रतिनिधि भी होंगे। कहा गया है कि इस सबसे ऊपरी कमेटी का फैसला 3 साल तक मान्य रहेगा। 3 साल तक? ठीक है। मकसद तो यही लगता है कि फैसले जल्दी हों और सही हों, पर यह सिस्टम कितना कारगर होगा ये तो वक्त बताएगा। और पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए क्या इंतजाम है? क्या स्कूल अब अपनी कमाई छुपा पाएंगे? पारदर्शिता पर काफी जोर है, ऐसा कहा जा रहा है। स्कूलों को अपनी ऑडिट रिपोर्ट और पूरा हिसाब किताब दिखाना होगा। ये अच्छी बात है। उन्हें अगले 3 साल का फीस प्लान भी पहले ही बताना होगा। और रिफंड और जुर्माने के नियम भी कड़े किए गए हैं। क्या नियम है? अगर स्कूल ने ज्यादा फीस ली है तो 20 दिन के अंदर वापस करनी होगी, वरना? जुर्माना तेजी से बढ़ेगा, हर 20 दिन में डबल, फिर ट्रिपल। अरे वाह, ये तो सख्त है। को फीस के लिए तंग किया गया तो 50,000 रुपए प्रति बच्चा जुर्माना। और अगर स्कूल लगातार मनमानी करता है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है या सरकार उसे अपने कंट्रोल में भी ले सकती है। मान्यता रद्द? ये तो बहुत बड़ा कदम है। एक और बड़ी बात, 1 अप्रैल 2025 से सबकी फीस नए सिरे से तय होगी, पुरानी बढ़ोतरी खत्म। अच्छा, मतलब रीसेट होगा? हाँ, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है। और शिक्षा निदेशक को इसे लागू करवाने के लिए काफी ताकत दी गई है, लगभग एसडीएम जैसी,
जिससे वो सीधे कार्रवाई कर सकें। सुनने में तो ये काफी सोच समझकर बनाया गया कानून लगता है। इरादा तो नेक लगता है, पेरेंट्स को आवाज देना, स्कूलों को जवाबदेह बनाना, फीस की लूट पर लगाम लगाना। हाँ, इरादा तो यही दिखता है। जैसा कि शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा भी, ये एक बॉटम अप अप्रोच है, यानी ताकत नीचे से ऊपर की तरफ देने की कोशिश। इरादा बेशक अच्छा है, पर असली परीक्षा तो इसे लागू करने में होगी, और यहीं पर कई सवाल और चिंताएं भी उठ रही हैं। अच्छा, क्या चिंताएं हैं? एक तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि कुछ पेरेंट्स ग्रुप नाराज हैं कि बिल लाने से पहले उनसे ठीक से सलाह मशवरा नहीं किया गया, ओहो, ये तो गड़बड़ है। और फिर इसे जमीन पर उतारने में कई दिक्कतें आ सकती हैं, जैसा बारन बेंच के विश्लेषण में भी कहा गया है। किस तरह की दिक्कतें? पहली, जैसा हमने कहा, स्कूल कमेटी में वीटो पावर वाली बात। अगर मैनेजमेंट और पेरेंट्स में सहमति नहीं बनी तो मामला अटक सकता है। हर छोटा बड़ा झगड़ा ऊपर की कमेटियों के पास जाएगा, जिससे बहुत देरी होगी। ये तो हो सकता है। दूसरी, वो 15% पेरेंट वाली शर्त अपील के लिए, ये बहुत बड़ी बाधा बन सकती है, खासकर उन पेरेंट्स के लिए जो अकेले आवाज उठाना चाहते हैं या जिनके पास इतना टाइम और रिसोर्स नहीं है कि वो 15% लोगों को इकट्ठा करें। सही बात है। तीसरी, फीस बढ़ोतरी सही है या गलत, ये तय करने के लिए कमेटियों को पक्के सबूत चाहिए होंगे। लेकिन बिल में शायद कानूनी तौर पर अनिवार्य ऑडिट, स्ट्रैटेजी फाइनेंशियल ऑडिट की बहुत साफ बात नहीं है। अगर स्कूल अपना हिसाब किताब ठीक से ना दिखाएं या छुपा लें, तो कमेटियां कैसे फैसला करेंगी? ये तो बहुत बड़ा लूप होल हो सकता है। चौथी, सरकारी कामकाज में देरी तो हम सब जानते ही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल जरूरत बताएं और फैसला आने में महीनों या साल भी लग जाएं। और क्या इसका असर स्कूलों के कामकाज पर भी पड़ सकता है? मतलब, क्या वो जरूरत पड़ने पर भी पैसा नहीं जुटा पाएंगे? ये भी एक चिंता है जो बार एंड बेंच ने उठाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने कड़े नियमों के चलते स्कूल वक्त पर अपनी जरूरतें ही पूरी ना कर पाएं। मान लीजिए अचानक कोई मरम्मत करानी पड़ी या कुछ नया सामान खरीदना पड़ा, तो क्या उन्हें तुरंत पैसा मिल पाएगा? हम्म एक सवाल ये भी है कि क्या ये 3 लेवल का कमिटी सिस्टम ही काफी है, या फिर लोगों को सिविल कोर्ट जाने का रास्ता भी खुला रखना चाहिए था? क्या ये कमिटियां हमेशा निष्पक्ष रह पाएंगी? ये भी सोचने वाली बात है। और हाँ, वो पुरानी बहस तो है ही जो टीवी 9 पर भी हुई थी कि स्कूलों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से टीचरों की तनख्वाह तो बढ़ानी पड़ी, पर कई साल तक फीस बढ़ाने पर रोक लगी रही। इस बिगड़े हुए संतुलन को ये नया कानून कैसे ठीक करेगा, ये भी देखना होगा। तो तस्वीर काफी उलझी हुई है। मतलब, एक तरफ पेरेंट्स की जेन्युइन चिंताएं हैं, स्कूलों की अपनी मजबूरियां और दलीलें हैं, और पुराने कानूनों की नाकामी है। बिल्कुल। और अब ये 2025 का नया बिल एक उम्मीद बनकर आया है। ये पेरेंट्स की भागीदारी बढ़ाने, पारदर्शिता लाने और नियम सख्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम तो लगता है। हाँ, लगता तो है। पर इसकी कामयाबी इस पर टिकी है कि इसे लागू कितनी ईमानदारी और असरदार तरीके से किया जाता है। क्या ये स्कूलों को चलाने की जरूरत और पेरेंट्स के लिए इंसाफ के बीच सही तालमेल बिठा पाता है? और क्या ये सरकारी लेट लतीफी और कानूनी अड़चनों से पार पा सकता है? ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल। फीस पर लगाम कसना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक आखिरी सवाल जो मेरे जहन में घूम रहा है और जिसका जिक्र टीवी 9 की बहस में भी हुआ था, क्या हम फीस और नियमों की इस पूरी कश्मकश में शिक्षा का असली मकसद भूल रहे हैं? मतलब क्वालिटी एजुकेशन। हाँ, और उससे भी बढ़कर वहां बात हुई थी नैतिक शिक्षा की कमी की, पंचतंत्र जैसी कहानियां न पढ़ाए जाने की, और पढ़ाई का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना बन जाने की। अच्छा, ये भी बात हुई थी। तो सवाल ये है कि क्या दिल्ली ये पक्का कर पाएगी कि अच्छी सुविधाएं और वाजिब फीस के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता और उसका मकसद, यानी अच्छे इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनाना, न कि सिर्फ कमाने वाली मशीनें, कहीं पीछे न छूट जाए। ये बहुत जरूरी सवाल है। पैसों के हिसाब किताब से परे अच्छी शिक्षा का असली मतलब क्या है, इस पर सोचना शायद सबसे ज्यादा जरूरी है।